Hello students, good morning and welcome to SST class. And today we are reading the sixth chapter number first, power sharing. आज हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पावर शेयरिंग, पावर मैंने शक्ति और शेयर में शेयर करना, अपनी शक्ति को अपनी ताकत को शेयर करना, दूसरों में बांटना, होता है पावर शेयरिंग। आज हमारा टॉपिक जो है वह एथनिक कंपटीशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। दो कंट्रीज की हमें एक केस स्टडी करनी है। दो कंट्री है बेल्जियम, दूसरा है श्रीलंका। उनकी केस स्टडी पर में पढ़ेंगे कि उनकी एथनिक कंपटीशन किस तरह की है। अब एथनिक से मतलब क्या होता है? एथनिक एक वर्ड आया है, एथनिक कंपटीशन। एथनिक मतलब होता है कि किसी भी एरिया की, किसी रीजन्स की जो कल्चर के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या कास्ट के अकॉर्डिंग जो भी एक आपसी कॉन्टेक्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं एथनिक। वो चाहे कल्चर के अकॉर्डिंग हो कि अगर सपोज कीजिए कि फॉर एग्जांपल कि हमारी जो कल्चर जो है, हमारी कल्चर के जैसे ही दूसरे कल्चर को व्यक्ति में मिल जाए तो हमें आपस में कुछ लगता है कि कोई अपना है, तो हमें उसमें जुड़ाव महसूस होता है। कोई अपनी लैंग्वेज बोलने वाला उससे ऐसे ही इंसान मिल जाए कहीं हमें बाहर जो हमारी लैंग्वेज बोलता हो तो हमें लगता है कि हमारे जैसा ही आ गया है, तो वो होती है एथनिक कंपटीशन। एथनिक मतलब वही कि हम किसी भी कल्चर के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, रीजन्स के अकॉर्डिंग वो अपने जैसा जो जुड़ा होता है वो एथनिक कहलाता है। तो ये एथनिक कंपटीशन हमें पढ़नी है बेल्जियम की एंड श्रीलंका की। दो कंट्री हैं, दोनों अलग तरह हैं। फर्स्ट हम देखते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम क्या है? छोटा सा कंट्री है, ये कहाँ यूरोप में है। यूरोप में अपने 9th क्लास में पढ़ा था फ्रांस रेवोल्यूशन। तो फ्रांस के जस्ट ऊपर, फ्रांस ये पड़ता है, फ्रांस जस्ट ऊपर छोटा सा कंट्री है बेल्जियम। इसके चारों ओर के नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, हंगरी वगैरह इस टाइप की कंट्री से घिरा हुआ है। ये बहुत छोटा सा कंट्री है, समझ लीजिए हमारी कंट्री हरियाणा के बराबर। हरियाणा से आधी पॉपुलेशन वहाँ की, हरियाणा के बराबर ही एरिया में एक कंट्री है बेल्जियम। अब बेल्जियम में दो एरिया बने हुए हैं। बेल्जियम पूरे में इसके हमने दो पार्ट्स बने हैं, दो रीजन्स में हैं। इसे जो नॉर्थ वाला एरिया बोलते हैं हम फ्लेमिश रीजन, तो नॉर्थ पार्ट में है फ्लेमिश रीजन, और साउथ वाले पार्ट में इसको बोलते हैं हम वैलोनिया रीजन। दो रीजन्स हैं और इसमें मेन दो तरह की पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, जो लैंग्वेज स्पीकिंग वाली पॉपुलेशन रहती है। फर्स्ट तो है डच स्पीकिंग पॉपुलेशन और है फ्रेंच पॉपुलेशन स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो जो फ्लेमिश रीजन में है वहाँ पर 59% लोग जो है वो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन रहते हैं, जो डच लैंग्वेज बोलते हैं, और 59% लोग जो डच हैं इसमें। सेकेंड में जो वैलोनिया रीजन है हमारा, वैलोनिया में 40% लोग जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज वाले आ जाते हैं, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं 40% यहाँ पर रहते हैं। तो 40 और 51 ये 99 हो गया। तो 1% कहाँ हुआ? 1% वहाँ पर जो है वो जर्मन लोग हैं। 1% जो एरिया है ये जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग लोग वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि जर्मनी उस समय उसके आसपास का ही एक कंट्री है, और वो जर्मनी पहले पूरा एक बिखरा हुआ कंट्री था। बाद में पूरा कंपोजिट किया गया, उसको एक किया गया। वो आपने अपनी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप में आप पढ़ेंगे कि जर्मनी किस तरह से बिखरा हुआ था, किस तरह उसको यूनिफिकेशन इसका किया गया, किसी यूनिफाइड किया गया। तो जर्मनी के लोग पूरे यूरोप में फैले हुए थे, और तो जर्मनी 1% लोग जर्मनी के वो बेल्जियम में है। तो बेल्जियम का जो स्थिति देखा जाता है कि 59% लोग वहाँ पर डच स्पीकिंग है और 40% लोग वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग है। तो पूरे कंट्री में बाहर जो मेन मेजोरिटी है वो डच लोगों की है, डच बोलने वाले लोगों की मेन मेजोरिटी वहाँ पर है। अब ये जो बीच में उसकी कैपिटल है, जैसे हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली, ऐसे वहाँ की कैपिटल है ये, उसका नाम है ब्रसेल्स। तो ब्रसेल्स जो बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है बड़ा डिफरेंस है। उसमें 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं और 20% लोग डच स्पीकिंग रहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें देखकर हमें क्लियर हो रहा है कि पूरे कंट्री में मेजोरिटी डच स्पीकिंग लोगों की है, 40% फ्रेंच लोग माइनॉरिटी में है। लेकिन जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स में, वहाँ पर मेजोरिटी में फ्रेंच लोग हैं और 20% जो डच है वो माइनॉरिटी में है। तो यहाँ पर मेजोरिटी डच की और कैपिटल में मेजोरिटी फ्रेंच है। और फ्रेंच लोग जो भी हैं वो बहुत ही धनी है, बहुत प्रेशर्स है, और एक उनकी गवर्नमेंट में उनका इंटरफेयर है, सरकारी काम में हस्तक्षेप करते हैं, वो भी पैसे वाले हैं, धनी लोग हैं, संपन्न लोग हैं, तो एक अच्छे लेवल के लोग हैं। भले भी जनसंख्या भी कम है कंट्री में, लेकिन वो एक संपन्न लोग हैं। डच लोग जो है वो इतने संपन्न नहीं है, संख्या ज़्यादा है लेकिन संपन्नता उनकी इतनी नहीं है। तो मेनली जो इंटरफेयर होता है कंट्री के पॉपुलेशन में, गवर्नमेंट में, जैसे भी, तो मेन पावर जो यहाँ पर है वो फ्रेंच लोगों की पाई जाती है।
कैपिटल सिटी के अंदर। ये पूरे कंट्री में 10 लोगों की है, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि किस तरह से हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को सोल्यूशन करना है, किस तरह सोल्व करना है। तो वो जो सोल्यूशन हमने किस तरह से किया हुआ है वो हम इसमें पावर शेयरिंग डिजायरेबल जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम की हमने हिस्ट्री पढ़ ली। बेल्जियम में किस तरह का एथनिक कंपोजिशन है। 59% डच लोग हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, 40% फ्रेंच लोग हैं जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, 1% जर्मन है जो वेलोनिया के किनारे पर कहीं बिखरे हुए स्थिति में है। कैपिटल सिटी में 80% लोग फ्रेंच की बोलने वाले रहते हैं और 20% डच स्पीकिंग लोग वहाँ रहते हैं जो कि कैपिटल सिटी में। अब श्रीलंका में आते हैं। श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री है, हमारे पास में ही है, हमारे साउथ में ही है। वहाँ पे मेनली पॉपुलेशन जो एरिया है वहाँ पे अपने नेटिव पॉपुलेशन है वो है सिंहाला। तो सिंहाला लोग यहाँ पर जिन्हें सिंहल भी बोलते हैं, सिंहाला लोग जिसमें हैं वो 74% वहाँ पर पाए जाते हैं, वो वहीं के नेटिव पॉपुलेशन में। और 80% वहाँ पर जो है तमिल स्पीकिंग लोग पाए जाते हैं, तो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं। और तमिल लोगों में भी 13% तो श्रीलंकन तमिल है और 5% इंडियन तमिल है। इंडियन तमिल वो लोग हैं इंडियन से जो ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम पर, जब ब्रिटिश कॉलोनी बना हुआ था श्रीलंका, तभी यहाँ से वो व्यापार करने, नौकरी करने, उनके प्लांटेशन वगैरह में एज ए लेबर यहाँ पे इंडिया से चले गए थे वहीं पर, और उनके फादर्स जो कभी उनके पूर्वज थे वहीं पर जाकर बस गए थे। तो ये लगभग 5% अपन इंडियन तमिल है और ये 30% अपन श्रीलंकन तमिल है। 74% ये सब सिंहाला लोग हैं। सिंहाला लोग जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बुद्धिस्ट है सभी, और वो उनकी अपनी सिंहाला लैंग्वेज यहाँ पर है। जो तमिल लोग हैं वो उसमें सभी मिक्स है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी हैं। तमिल स्पीकिंग लोग हर तरह के लोग पाए जाते हैं। 6% पॉपुलेशन वहाँ पर क्रिश्चियन भी है, कुछ लोग क्रिश्चियन भी हैं। तो जो वहाँ पर मेन पॉपुलेशन है वो सिंहाला लोगों की है। यहाँ पर पूरा होल्ड जो देखा जाए वो सिंहालाज का है और कम होल्ड में तमिल लोग रहते हैं पॉपुलेशन में और धर्म के मामले में। तो सिंहाला लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिली जाती है यहाँ पर। बाकी गवर्नमेंट ने भी सिंहालाज को अपने लोग माना है कि ये अपने सरकार के हैं, अपने नेटिव हैं, अपने कंट्री के हैं, मूल निवासी हैं वहाँ की। तो उन्हें एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दी गई है। उन्हें एजुकेशन में, बिजनेस में, सर्विस में और किसी भी तरह की एक्स्ट्रा उन्हें फैसिलिटी वहाँ पर मिलती है। वहाँ की जो उनका रीजन है तो बुद्धिस्ट जो है वो बहुत धर्म को उन्हें मेन धर्म माना गया है। सिंहाला लैंग्वेज जो उनकी लैंग्वेज है उन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज में मान ली गई है। तो उनको एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दी गई है श्रीलंका में सिंहालाज को। तमिल लोगों को इतनी प्रायोरिटी उनको नहीं है। तमिल लोग एक स्ट्रगल कर रहे हैं अपना वजूद तलाशने के लिए कि हमें भी कंट्री में कुछ जगह भी है। तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इस मुद्दे पर है और बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट इस मुद्दे पर है कि किस तरह किया जाए। ये तो हुआ हमारा एथनिक कंपोजिशन। उसका सोल्यूशन कैसे किया गवर्नमेंट ने, वो यहाँ बेल्जियम की गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें अमेंडमेंट किए और जो कुछ सोल्यूशन किया, सोल्यूशन ये किया कि जो भी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा डच है, कैपिटल सिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन फ्रेंच है, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि बाहर भी जो डच लोग हैं वो फ्रेंच लोगों को अपने बराबर लाने का हक देंगे, उनके बराबर में उन्हें आने देंगे और जो भी राइट्स उनके पास थे वो हाफ उन्हें भी देंगे। पहले क्या था वहाँ पे 200 जो वोटिंग होती थी, जो 200 सीट्स जो थी वो होती थी डच की एंड 100 फ्रेंच। तो फ्रेंच लोग भी जो माइनॉरिटी में थे तो माइनॉरिटी में रहेंगे क्योंकि ओनली 100 सीट उन्हें मिलेंगी, 100 पर ही वोटिंग कर सकेंगे वो। तो वोटिंग के बाद भी उनकी जो जीतने की जो परसेंटेज है वो कम ही रहेगा क्योंकि 200 है वो ज़्यादा मिलेंगे तो वो अक्सर वो जीतेंगे। लेकिन जो उन्होंने वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया वो उन्होंने किया कि यहाँ पर ये 200 या 100 नहीं रहेगा, वो सब इक्वल करेंगे। यहाँ पर भी 150 होगा, यहाँ पर 150 होगा, ये नहीं रहेगा। तो दोनों को बराबर का अवसर मिलेगा अपनी जगह काम करने का। पॉपुलेशन जितने ज़्यादा हो या कम हो लेकिन बराबर मिलकर जाएंगे तो उनके इक्वलिटी वहाँ पर बनेगी। यहाँ पर भी इक्वलिटी हुई तो फ्रेंच लोगों ने कैपिटल के अंदर भी उन्हें इक्वलिटी दे दी, चेंज में जाइए। उन्होंने सिटी में पूरे कंट्री में इक्वलिटी दी, उन्हें अपना जगह दी फ्रेंच को। तो फ्रेंच लोगों की 80% थे तो उन्होंने वहाँ पर भी 10 लोगों को अपने बराबर आने का मौका दिया और उन्होंने वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस उनके लिए किए। तो नतीजा क्या होगा, वहाँ पर
बहुत तरह से शांति हुई और आपस में मिलकर उन्होंने अपने देश की प्रोग्रेस में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन श्रीलंका में थोड़ा इतना नहीं कर पाए। श्रीलंकन लोगों की गवर्नमेंट ने उन्हें जो सिंहलाज लोग थे उन्हें प्रायोरिटी दी, उन्हें सब कुछ दिया, उनकी लैंग्वेज को, उनके धर्म को, उनकी हर चीज़ में उन्हें एक्स्ट्रा बढ़ावा दिया गया। गवर्नमेंट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दी गई, उनकी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया गया बजाय कि तमिल लोगों को। तो नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर तमिल लोग स्ट्रगल करने लगे, उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाना शुरू की और वो उनमें छोटे छोटे विवाद के बाद में कॉन्फ्लिक्ट बन गया और कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा बन गया कि अंत में सिविल वार वहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो पावर शेयर करने से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हल कर सकते हैं। तो पावर शेयरिंग इसलिए डिजायरेबल है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने माइंड से सोच कर कि अपनी पावर को किसी को देकर अगर स्थिति कंट्रोल हो सकती है तो पावर शेयरिंग बहुत ही सही है, जरूरी। तो ये हमने ब्रीफली इसके बारे में थोड़ा सा समझ लिया। बहुत डिटेल में समझने के लिए मैं इसकी छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर अलग बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि उसमें एक्स्ट्रा डिटेल में समझने के लिए कि डिजायरेबल क्यों है, कौन कौन से वो तो फैक्ट हैं, वो तो कारण कौन कौन से हैं जिसके कारण से वो इसे पावर शेयरिंग करके हमको और अच्छा बना सकते हैं। तो आप इसे इतना ही ध्यान से समझेंगे, इतना ही। थैंक यू।